11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को शामिल करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल कल बेंगलुरु में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनी राष्ट्रीय संचालन समिति की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में समिति यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगी कि एजुकेशन सिस्टम में भारतीय भाषाओं की अहमियत साफ हो पाए। बैठक में यूं तो 11वीं में 12वीं में सेमेस्टर सिस्टम, मल्टीपल बोर्ड एग्जाम पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा कि क्या 11वीं और 12वीं के लिए भारतीय भाषाएं यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस कंपलसरी होंगी या नहीं होंगी। राष्ट्रीय संचालन समिति से उम्मीद यह की जा रही है कि वो भारतीय भाषाओं के बारे में R2 और R3 श्रेणियों में स्पष्ट उल्लेख करे और इसे एक ओपन एंडेड सवाल के रूप में न छोड़े, जैसे कि एनसीएफ के ड्राफ्ट कॉपी में है। दरअसल एनसीएफ के ड्राफ्ट में 11वीं और 12वीं में भारतीय भाषाओं को अनिवार्य करने की कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। एक ओपन एंडेड सवाल के तौर पर इसे छोड़ा गया है, जबकि कई जानकारी मानते हैं कि 11वीं 12वीं में अनिवार्य रूप से भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को शामिल नहीं करने और उन्हें नहीं सीखने से भारतीय भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी, जो चिंता का विषय है। और इसीलिए राष्ट्रीय संचालन समिति कक्षा 11 और 12 में भारतीय भाषाओं को सीखने को अनिवार्य बनाने की सिफारिश करने पर विचार भी कर सकती है। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली, इंटरनल असेसमेंट सिस्टम और 9वीं से लेकर 12वीं तक मल्टीपल बोर्ड एग्जाम प्रपोजल्स पर भी बात होगी। अब जरा ये समझिए कि ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है, जरूरी क्यों है। देखिए हो क्या रहा है, फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर 11वीं 12वीं में भारतीय भाषाएं वैकल्पिक हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं का जो साइंस और कॉमर्स का बच्चा है वो हिंदी समेत कोई भारतीय भाषा ले या ना ले, ये वैकल्पिक है, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, कला यानी कि आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे तो फिर भी भारतीय भाषाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन विज्ञान और कॉमर्स वाले ज्यादातर बच्चे विकल्प के रूप में से चुनते ही नहीं। और इसके पीछे भारतीय भाषाओं के से जुड़ा हुआ एक मिथक आप कह सकते हैं कि करियर के लिए रोड़ा समझने की जो प्रवृत्ति है वो एक इसके पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है, और इससे आरएसएस समेत भारतीय भाषाओं के पैरोकार चिंतित हैं। जानकारों को भारतीय भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा दिख रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि भाषा किसी भी संस्कृति का वाहक होती है, और अगर नौजवान पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से दूर कर दिया गया तो धीरे धीरे उनकी अहमियत और जरूरत खत्म हो जाएगी। और इसीलिए आरएसएस समेत कई संगठन पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को अनिवार्य करने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक तर्क दिया जाता है कि भाई इससे कहीं बच्चों के ऊपर बर्डन तो नहीं बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ की बातें हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हमारे साथ हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर रागी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो कल की बैठक के मद्देनजर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय भाषाओं को 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया जाए? देखिए, आपने जो भूमिका इस विषय का रखा उसमें आपने बहुत साफ साफ कहा कि अब तक 70 साल में ऐसा अनुभव रहा है कि जैसे ही हम 11वीं और 12वीं में भारतीय भाषाओं को विकल्प के रूप में रखते हैं, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी उसे नहीं चुनते हैं। यहाँ तक कि जो ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं वह भी इससे परहेज करते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये बताया जाता है कि जो हिंदी है या अन्य भारतीय भाषाएं हैं वे बाजार की भाषा नहीं है, वो आपके लिए रोजगार सृजन नहीं करती हैं, वो आपके लिए रोजगार पैदा नहीं करती, उनसे आपको रोजगार नहीं मिलता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा गंभीर है वह कि भारतीय भाषाओं को सीखने का मतलब आप एक प्रतिगामी हैं, आप मॉडर्न नहीं हैं, आप आधुनिकतावादी नहीं हैं। कहीं न कहीं अंग्रेजी आज भी महारानी बनी हुई बैठी हुई है। हालांकि हमने कहा था कि 10 साल बाद जो है हम इस पर रिविजिट करेंगे, लेकिन अंग्रेजी एक ढंग से हमारी जड़ों में घुस गई है, और ऐसा हमको सामान्य वार्तालाप में भी आज के दिन में दिखता है। कहीं भी आप स्कूल में चले जाएं, वहाँ पर आपको लिखा हुआ अंग्रेजी सीखें।
कहीं ये नहीं हम बोर्ड पर लिखा हुआ देखते हैं यदि रेलवे से गुजर रहे हैं तब उसके चारों ओर कि आप अच्छी हिंदी सीखें, अच्छी भारतीय भाषाएं सीखें, अच्छी तमिल सीखें, क्योंकि यह कॉलोनियल माइंडसेट जो है, औपनिवेशिक काल की जो भाषा है, वो हमारे सर पर चढ़ कर के अभी भी बोलती है। देखिए, दुनिया में कोई भी जगह आप जाएं, आप स्पेन चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, ऑस्ट्रिया चले जाएं, आप रसिया चले जाएं, ये सब बिना अंग्रेजी के इतने उन्नत टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित किए हैं। बिल्कुल। और अपनी भाषाओं के बल पर किए हैं। चाइना आज अपनी भाषा के बल पर किया है। चाइना के अंदर ये आज के दिन में प्रचलन है कि हम लोग, चाइना के लोग, जो पश्चिम से पॉलिटिकल साइंस आ रहा है उसके शब्दों का अनुकरण क्यों करें, हम उसी अनुसार अपने आप को परिभाषित क्यों करें, हम अपनी परिभाषा क्यों नहीं दें। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, भारत के संदर्भ में मैंने भी अपने विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की है। जैसे गुड गवर्नेंस आप कहते हैं, तो हम गुड गवर्नेंस क्यों शब्द का प्रयोग करें, हम राजधर्म शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करें। जो हमारी भाषा के अंदर प्रचलित शब्दावलियां हैं, हम उसी से अपना साहित्य खड़ा करेंगे। बट सर, एक चीज है प्रोफेसर रागी, यस सर प्रोफेसर रागी, लेकिन एक तर्क जो आता है सामने से इस पर, वो आता है कि भाई क्यों ये जरूरी आप बच्चे के लिए कर रहे हो, उसके ऊपर अतिरिक्त बर्डन नहीं होगा क्या, 10वीं तक तो वो पढ़ ही रहा है। ये बात अलग है कि वो उसकी मातृभाषा में होगा, लेकिन एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए तो बतौर सब्जेक्ट उसको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा और शायद वो एक अतिरिक्त बर्डन होगा उसके ऊपर। देखिए, हैरानी की बात है कि जब आप अंग्रेजी के लिए बात करते हैं तब ऐसे तर्क नहीं गढ़े जाते हैं। एक बहुत अच्छा वाक्य आपको मैं बताना चाहूँगा। गांधी जी जब हिंदी प्रचार के लिए दक्षिण भारत में जाते थे तो एक बार वो सीवी रमन के घर पे रुके और गांधी जी से सीवी रमन ने सवाल किया, बापू इस देश को किस भाषा में पढ़ाई जानी चाहिए, राष्ट्रभाषा के तौर पर क्या होनी चाहिए। गांधी जी का उत्तर जो था, हिंदी निकलता उससे पहले सीवी रमन की बात निकली, वो तो अंग्रेजी ही जानते थे लेकिन उन्होंने कहा हिंदी ही होनी चाहिए। जो गांधी जी ने तर्क दिया वो बहुत लाजवाब है, सबको सोचने के लिए विवश करता है। कहता है, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे युवकों का सबसे जो फर्टाइल पीरियड है, सबसे उपजाऊ समय है, और उस उम्र में वह दूसरे विदेशी भाषाओं को सीखने में लगा देता है और इसके बावजूद भी उसमें आत्मविश्वास नहीं आता कि जो सीखा है भाषा वो अच्छा लिख रहा है या अच्छा पढ़ रहा है, और वो हीनता को से घर्षित हो जाता है। तो हम क्यों नहीं अपनी भाषाओं के बारे में, बंगला के बारे में हम अपना साहित्य सृजन करें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो बंगला में का साहित्य की रचना की, मराठी में सावरकर जी ने लिखा, बहुत से तमिल में एक से एक हमारे हैं, संस्कृत में एक से एक हमारे पास काव्य आया। तो हम उन श्रेष्ठ भाषाओं का अपने भाषाओं के प्रति गर्व करके उनका साहित्य खड़ा करने के बजाय, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अध्यात्म में हो, इसमें एक तर्क ये दिया जाता है प्रोफेसर रागी, अन्य जगह जी प्रोफेसर रागी, इसमें एक तर्क दिया जाता है कि भाई आप 9वीं 10वीं तक तो पढ़ा ही रहे हैं, सीबीएसई में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है 8वीं तक मराठी को कंपलसरी रखे हुए हैं, आप बच्चे का एक बुनियादी विकास कर दीजिए, बुनियादी समझ बना दीजिए उस भाषा में, और बाकी उसकी चॉइस पर छोड़ दीजिए। आगे अगर वो साहित्य सृजन करना चाहता है किसी भारतीय भाषा में तो वो उसकी चॉइस पर करे, आप उसको एक दायरे में समेटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये तर्क आता है। देखिए, अब इसी संदर्भ को जरा उलट दिया जाए। आप अंग्रेजी को आप आवश्यक भाषा के रूप में इस देश में क्यों विकसित करना चाहते हैं। हमारी भारतीय भाषाएं आवश्यक रूप से विकसित हों, आप ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं। अंग्रेजी को आप एक वैकल्पिक भाषा के रूप में रखिए। आप अंग्रेजी को एक ढंग से मैंडेटरी आप कर दे रहे हैं। हम दिल्ली विश्वविद्यालय के देखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं जिनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती फिर भी अंग्रेजी में लिखने की जिद करते हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है। मुझे लगता है कि जो नेशनल एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क है वह इस मिथक को तोड़ना चाहता है, भारत को भारत की जमीन से जोड़ना चाहता है,
भारत के साहित्य को, भारत के दर्शन को उसकी जड़ों से, सांस्कृतिक बोध से जोड़ना चाहता है। ओके सर। उसके अपने भंडार से, ज्ञान भंडार से जोड़ना चाहता है। बस एक छोटी सी लाइन आपको बता देना चाहता हूं, बस सब आपके दर्शकों के लिए। दुनिया में जितने जो एंशिएंट ग्रीक था उसके पास 15,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं थे। भारत के पास 4 मिलियन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है। इतना समृद्ध देश आज अंग्रेजी पर निर्भर करे, हमारे लिए बड़ा अफसोसजनक बात है। हम अपनी ही भाषाओं को सहेज लें, उन्हीं साहित्यों को संचरण कर लें। 4 प्रोफेसर रागी, एक तरफ हम कहते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया से संवाद करना है, हम अपने प्रोडक्ट्स को लोकल से ग्लोबल ले जाना चाहते हैं, हम भारतीयता को ग्लोबली विकसित करना चाहते हैं, तो एक लैंग्वेज तो आपको चाहिए होगी ना सर, जो लोगों के करियर में काम आए। और अंग्रेजी कहा जाता है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की भाषा मान्य रूप में हो चुकी है, तो आप एक इंटरनेशनली कम्युनिकेशन की भाषा से दूर क्यों करना चाहते हैं? ये तर्क आता है। देखिए, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा इसलिए भाई क्योंकि उसका कॉलोनी जो है वो पूरी दुनिया में चारों ओर था। आपको हैरानी होगी कि स्पेन के अंदर जो है वो अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, जर्मनी यूरोप के अंदर ही नहीं बोली जाती है, इटली में इटली ही भाषा होती है, वहीं विकसित होती है। फ्रांस में भी चले जाइए, कोई स्कॉलरशिप पर यहाँ से जाता है। लेकिन सर, स्पेन का व्यक्ति, इटली का व्यक्ति अगर भारत में आता है तो एक लैंग्वेज जो जोड़ती है पूरी दुनिया को भारतीयों से, वो अंग्रेजी ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो रशिया व्यापार करता है, हम लोग रशिया जाते हैं तो कोई अंग्रेजी तो जरूरी नहीं होती है। आपने उस समय उसकी भाषा थी जिसके कारण वो पूरे उसको इंटरनेशनल भाषा के तौर पर खड़ी हो गई। लेकिन कोई आज भी आपको उस भाषा को कम्युनिकेशन में रखने से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करके और हम उसी में प्रवेश कर सॉरी सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं बार-बार। भाषाओं को हम हाशिए पे ढेर दें। एक चीज जो सर अभी की जो एज के बच्चे जो बोलते हैं बार-बार, उनको जो भी जॉब ऑफर आता है भारत में, तो भारत के बाहर तो छोड़ दीजिए, भारत के भीतर भी जो जॉब ऑफर आता है उसमें मैंडेटरी लैंग्वेज वाले कॉलम में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये इस तरह की बातें लिखी हुई होती हैं। तो बच्चे इसीलिए, जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी जेब की भाषा है, अंग्रेजी उसके करियर की भाषा है, तो ये तो इकोसिस्टम बना हुआ है सर, ये रातों रात कैसे चेंज होगा? ये आप देखिए, बॉलीवुड की भाषा क्या है? बॉलीवुड की भाषा क्या है? बाजार की भाषा क्या है? हिंदी है। जब आप बेचने जाते हैं मार्केट में तो आप बेचते किस पे है? आप हिंदी में बेचते हैं। लेकिन आप जब बॉलीवुड के अभिनेता और नेता आकर के बात करते हैं तो किस में बात करते हैं? अंग्रेजी में बात करते हैं। जो बाजार है, बाजार तो आपकी हिंदी क्या है ना। अमेरिका में आप चाइना में आप बेचने जाते हैं कोई सामान तो आप अंग्रेजी में बेचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, आपको जब बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करना होता है तब उसमें, और आज तो भाषा का ट्रांसलेशन बड़ा धड़ल्ले से हो जाता है, तो वो दिक्कत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और रशिया के राष्ट्रपति से बात करते हैं तो कोई जरूरी तो नहीं है कि वो अंग्रेजी में बोले या वो तो अंग्रेजी जानते ही नहीं है जी। रशिया के आप मॉस्को एयरपोर्ट पर चले जाइए, मैं 2010 का वाकया बताता हूं, मुझे तो वहां एक भी प्लेट नहीं दिखा जो अंग्रेजी में लिखा हुआ हो। हम तो परेशान थे, लेकिन फिर भी संवाद हो गया, निकल गया। तो मेरे कहने का लबुल आप ये है कि आप ये जब हम कहते हैं कि हमारे भारतीय भाषाओं को लाएं, इसका मतलब कतई नहीं है कि अंग्रेजी को आप सीखे नहीं। अंग्रेजी हमारे विचार की भाषा नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी हमारे बाजार की भाषा हो शायद, इतना हमको जरूर जानना चाहिए, लेकिन विचार की भाषा जो है वो हमारी भारतीय भाषा है। एब्सोल्युटली सर। एक तक जो आता है, जो कल की बैठक से भी उम्मीद लगाई जा रही है, उस पे यही है कि कमेटी को ये समझाया जाए कि रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं, इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं स्कूल्स में, वो कैसे डाइवर्स
कल्चर विद इन द कंट्री, हमारे देश के भीतर भी जो डाइवर्स कल्चर हैं, उनमें और एक संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। कल की बैठक से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? आपके अपनी समझ, अपना अनुभव क्या कह रहा है? कहां तक बात पहुंची है इस समिति तक? देखिए, जैसे आप रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, मैं उसे भारत की हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है, हर भाषा इस देश की राष्ट्रीय भाषा है। जैसे ही आप अपनी भाषाओं में बात करना शुरू करेंगे, पहले 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला था। यदि उत्तर भारत का आदमी यदि एक भाषा कन्नड़ सीख लेता है, एक तमिल सीख लेता है, उसके साथ हिंदी और अंग्रेजी सीख लेता है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर संप्रेषण की कैसी भाषा हो जाएगी। Absolutely. आपकी फिल्में जो है वो संप्रेषण का काम कर रही हैं, आपके होटल आपके संप्रेषण का कार्य कर रहे हैं। तो जब खाने की भाषा बदल जाती है, अब पिज्जा यदि मान लो छोले भटूरे हैं, तो जाकर के वो तमिलनाडु में जाता है तो उसका नामकरण कुछ अलग तो होता नहीं है। तो ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अब देख, यस सर, म्यूजिक का है, यस सर। एक चीज और है, दूसरे से मिल एक चीज और है जो शायद दर्शकों को जाननी जरूरी भी है, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन कंपनीज हैं, वो भी आज की डेट में डेटा लोकलाइजेशन पे काम कर रही हैं। वो आपकी रीजनल भाषा में जाकर वहाँ के जो ट्रांसलेटर्स हैं, उनका एक बड़ा इकोसिस्टम पनप रहा है, वहाँ पर रोजगार के साधन पनप रहे हैं। जितनी ज़्यादा भाषाएं आपको आती हैं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको इन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां वापस आकर डेटा लोकलाइजेशन में आ रही हैं, तो लैंग्वेज में क्यों नहीं हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार हो? ये एक बहुत बड़ा तर्क दिया जा रहा है। अब देखते हैं कल की बैठक में क्या होता है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब फाइनल ड्राफ्ट करेगा उसमें किस तरह की बातें आती हैं, इस सब का इंतजार इसको रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रागी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।